हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों यहाँ पे हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट अतिलघुत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं जो कि पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए, आइए सीधी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डीएनए तथा आरएनए के मध्य अंतर बताना। ठीक है, देखिए डीएनए तथा आरएनए के मध्य पेपर में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आपके पूछा जाएगा। देखिए, जो डीएनए तथा आरएनए के मध्य जो अंतर है, देखिए सबसे पहले तो इसमें एक साइड हमारा क्या है डीएनए और दूसरी साइड हमारा क्या है आरएनए, इसको या राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए जो डीएनए होता है बेसिकली, ठीक है, तो डीएनए की यदि हम बात करें तो यह केंद्रक तथा कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है तथा, ठीक है, केंद्रक के अलावा कुछ कोशिकाओं में भी यह पाया जाता है। वहीं यदि हम बात करें आरएनए की तो यह मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म तथा अल्प मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और इसके अलावा कुछ मात्रा में यह केंद्रक में पाया जाता है। देखिए इनमें दूसरा डिफरेंस क्या है कि यह प्रमुख रूप से जीवों के आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, यानी यह एक जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में कार्य करता है। इसके विपरीत जो आरएनए होता है यह कुछ विषाणुओं को छोड़कर यह आनुवांशिक के रूप में कार्य नहीं करता। देखिए विषाणुओं में जो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड होता है वो आरएनए होता है। तो विषाणुओं में चाहे वो आपका इस समय देखिए जो आपका कोरोना वायरस चल रहा है उसमें भी जो टेस्टिंग होती है उसमें भी आरएनए होता है। तो उसमें भी टेस्टिंग करने के लिए जो आरएनए होता है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या करते हैं कि पहले डीएनए में चेंज किया जाता है और उसके बाद जो है उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो डीएनए होता है यह विषाणुओं या वायरसों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है और इसके अलावा बाकी चीजों में यह आनुवांशिक पदार्थ की आनुवांशिक रूप में कार्य नहीं करता है। इसके विपरीत देखिए यदि हम बात करें डीएनए की तो इसका अणुभार जो होता है, ठीक है, यानी जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये अत्यधिक होता है, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हैवी या ज्यादा होता है। इसके बाद देखिए जो आरएनए होता है इसका अणुभार जो है वो अपेक्षाकृत कम होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट डिफरेंस इनमें क्या है कि इनमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो है वो पाई जाती है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। वहीं यदि आरएनए की बात करें तो इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि एक अणु, इसमें डीएनए का जो एक अणु है तो एक डीएनए अणु में लाखों न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। डीएनए के यदि एक अणु की हम बात की जाए तो न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। वहीं यदि हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होती है वो 70 से लेकर के 12,000 के समथिंग होती है। ठीक है, यानी 70 से लेकर के 70 से लेकर 12,000 तक हो सकती है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो क्या है कि डीएनए जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है केंद्रीय एवं एक अकेंद्रीय। ठीक है, बेसिकली जो केंद्रक में पाया जाता है उसको केंद्रीय और जो केंद्रक के बाहर कई सारी कोशिकाओं में पाया जाता है वो अकेंद्रीय होता है। देखिए इसके बाद जो आरएनए होता है, आरएनए कई प्रकार का होता है। आरएनए बेसिकली यदि आरएनए की हम बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है एमआरएनए या इसको हम मैसेंजर आरएनए या हिंदी में इसको हम संदेशवाहक आरएनए बोलते हैं। वहीं दूसरा होता है टीआरएनए या इसको हम ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। इसके अलावा एक आरएनए होता है जिसको कि हम राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इनमें, जो डीएनए होता है डीएनए लंबे समय तक क्रियाशील होते हैं, इनकी एक्टिविटी जो है वो ज्यादा टाइम तक होती है। वहीं आरएनए जो होते हैं वो कम समय तक ही क्रियाशील रहते हैं और जल्दी ये क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इनमें, देखिए बेसिकली यदि हम इसमें न्यूक्लियोटाइडों की बात छोड़ करके यदि हम बात करें इसमें यहाँ पे कुछ प्रोटीनों की, तो बेसिकली इसमें न्यूक्लियोटाइड में कई सारे जो नाइट्रोजिनस क्षारक होते हैं। तो इसमें बेसिकली थायमीन तथा पिरिमिडीन पाया जाता है। यदि हम डीएनए की बात करें तो इसमें थायमीन और पिरिमिडीन पाया जाता है। वहीं इसमें यूरेसिल प्रकार का पिरामिडीन पाया जाता है। ठीक है, यदि हम इसमें बात करें आरएनए में तो इसमें थायमीन की जगह में क्या होता है, यूरेसिल होता है। देखिए नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि एक जीवित कोशिका में डीएनए की मात्रा हमेशा निश्चित रहती है, यानी एक फिक्स मात्रा में डीएनए की मात्रा होती है। यदि हम ओवरऑल एक कोशिका में देखें, यदि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत यदि जो नाइट्रोजनियस क्षार है और इसमें यदि हम डीएनए की बात करें तो इसमें जीवित कोशिकाएं जो होती है, जो भी लिविंग सेल होती है, उसमें डीएनए की मात्रा हमेशा फिक्स रहती है। वहीं यदि कोशिका में हम आरएनए की मात्रा की बात की जाए तो इसकी आरएनए की मात्रा जो है वो निश्चित नहीं होती है तथा कोशिका की सक्रियता के अनुसार ये घटती बढ़ती रहती है, यानी कोशिका को जिस हिसाब से जरूरत पड़ेगी न्यूक्लियोटाइड्स की वो उस हिसाब से लेते रहते हैं। यहाँ पे एक फिक्स नहीं रहता कि न्यूक्लियोटाइड्स के अंतर्गत जो आरएनए की संख्या वो फिक्स होगी कि नहीं होगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, यह समस्त जैविक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। यदि आरएनए की बात की जाए तो यह जो न्यूक्लिक एसिड है यह समस्त जैविक क्रियाओं पर या जैविक गतिविधियों पर क्या करता है, कंट्रोल या नियंत्रण रखता है। इसके विपरीत जो आरएनए होता है वो डीएनए के नियंत्रण में कार्य करता है। ठीक है, तो डीएनए के नियंत्रण में ही कार्य करता है आरएनए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट डिफरेंस क्या है
कि यह क्रोमोसोम तथा क्रोमेटिन जालिका का निर्माण करता है। डीएनए आगे चल के जो क्रोमोसोम है तथा क्रोमेटिन जालिका का भी निर्माण करने में सहायक होता है। और वहीं यदि आरएनए की बात करें तो यह क्रोमोसोम तथा क्रोमेटिन जालिका के निर्माण में भाग किसी भी प्रकार का नहीं लेता है। तो इस प्रकार से दोस्तों डीएनए तथा आरएनए के मध्य अंतर आपको लॉन्ग बेस में तैयार करना है, क्योंकि ये कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि सामक औषधियां क्या होती है, इनको समझाइए। देखिए यदि हम सामक औषधियों की बात करें तो बेसिकली ऐसी औषधियां, इसको हम नॉर्मल से भाषा में समझें यदि, तो देखिए इसके अंतर्गत सभी ऐसी औषधियां शामिल होती हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसी सभी औषधियां जिनके उपयोग से मस्तिष्क पर, अर्थात हम कह सकते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी जो सेंट्रल नर्व कार्ड होती है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देती है। यानी ऐसी औषधियां जो कि सीधे मस्तिष्क पर अटैक करती हैं और वहां पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देती हैं। तो इस प्रकार की जो औषधियां होती है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सामक औषधियां कहते हैं। और यदि बात की जाए सामक औषधियों की, तो इन औषधियों के सेवन से क्या होता है, शरीर जो है वो सुस्त हो जाता है, यानी कमजोर पड़ने लगता है, तथा ये क्या करती है कि अत्यधिक मात्रा में नींद आने लगती है इसके सेवन से। और इसके सेवन से होता क्या है कि इन औषधियां जो होती है, निद्रा उत्पन्न करने वाली इन औषधियों को ही हम हिपेटिक्स भी कहा जाता है। और इन औषधियों को देखिए हिपेटिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह निंद्राकारी होती है, अर्थात निंद्रा ज्यादा आती है इनके सेवन से, और इनकी आदत भी लग सकती है। देखिए जो और मेन क्या है कि इसमें से शरीर में क्या होती आती है, निश्चिंत, सुस्त तथा कमजोर हो जाता है शरीर। यदि बात करें यहाँ पे हम सामक औषधियां की, तो बेसिकली सामक औषधियों के एग्जाम्पल देखिए, एक तो है बारबिचुरेट्स और दूसरा क्या है, बेंजोडाइएजोपिन्स। तो देखिए यहां पे यदि हम बात करें बारबिचुरेट्स औषधियों की, तो देखिए बारबिचुरेट्स जो औषधियां होती है बेसिकली यह जो है संश्लेषित औषधियां होती है। कैसी औषधियां होती है ये सिंथेसिस औषधियां होती है, ये संश्लेषित औषधियां होती है, जो कि बेसिकली बारबिचूरिक अम्ल से तैयार की जाती है। और चूंकि यह बारबिचूरिक एसिड से तैयार की जाती है, इसीलिए इसका नाम जो है बारबिचुरेट्स पड़ा है। तो देखिए जो बारबिचूरिक एसिड है, ठीक है, इसको किससे तैयार किया जाता है, बारबिचूरिक अम्ल से तैयार किया जाता है। वहीं इसके प्रयोग से व्यक्ति जो होता है वो हतोत्साहित हो जाता है तथा उसे नींद भी आने लगती है। तो बेसिकली बारबिचुरेट्स औषधि का यूज करने से भी क्या होती है, नींद आने लगती है। वहीं इसी कारण इसे क्या कहते हैं, निंद्राकारी पिल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सेवन से ज्यादा मात्रा में नींद आने लगती है, इसीलिए इसको निंद्राकारी पिल्स भी कहा जाता है बारबिचुरेट्स औषधियों को। वहीं इसका लगातार उपयोग करने से व्यक्ति जो होता है इसका आदी हो जाता है, यानी इसकी लत लग जाती है और बार बार प्रयास करने पर भी ये छोड़ नहीं पाता है। यदि इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, और एक चीज और ध्यान में रखनी है कि इससे याददाश्त शक्ति भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। तो बारबिचुरेट्स औषधियों के यूज से जो मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है चूंकि, तो इससे क्या होता है कि याददाश्त शक्ति भी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। यदि इसकी एग्जाम्पल की हम बात करें तो हेक्साबारबिटाल और मिथोहेक्सिटाल, ये दो बारबिचुरेट्स औषधियां होती है जिनके ज्यादा मात्रा में उपयोग करने से मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और विशेषकर से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होती है उसको अत्यधिक नुकसान पहुंचता है। इसके बाद देखिए जो दूसरी यहाँ पे सामक औषधियां होती है वो होती है बेंजोडाइएजोपिन्स। तो देखिए बेंजोडाइएजोपिन्स जो होती है ये एंटी एंजाइटी औषधियां होती है। कैसी औषधियां होती है, एंटी एंजाइटी औषधियां होती है, और इसके उपयोग से भी नींद आती है, यानी इसके सेवन से भी नींद आने लगती है। इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें तो बेलियम तथा डाइएजोपाम, ये दो औषधियां होती है बेंजोडाइएजोपिन्स के थ्रू, जो कि क्या करते हैं, निंद्राकारी औषधियों का काम करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों कभी कभी पेपर में सामक औषधियां तथा सामक औषधियों के प्रकार पूछा जाता है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। देखिए दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता। देखिए जो भी यहां पे उपयोग होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो उपयोगिता है, या इसको हम डीएनए अंगुली छापन भी कहते हैं, तो जो डीएनए अंगुली छापन या फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता है उसको यहां पे देखते हैं। देखिए सबसे पहला उपयोग क्या है कि यह फोरेंसिक प्रयोगशाला कानूनी समस्याओं के समाधान में तथा अपराधियों की पहचान में अत्यंत उपयोगी है। इसका उपयोग बेसिकली फोरेंसिक प्रयोगशाला में यानी लैब में किया जाता है, ठीक है, जो भी फोरेंसिक विज्ञान है तथा उसकी जो लैब है वहां पे इसका उपयोग किया जाता है, तथा कुछ कानूनी समस्याओं के समापन में भी इसका उपयोग जो है किया जाता है, और साथ ही साथ अपराधियों की पहचान करने में भी यह एक अत्यंत उपयोगी विधि, हम कह सकते हैं कि अत्यंत उपयोगी जो है प्रोसेस या विधि होती है। देखिए दूसरा क्या, ल्यूकेमिया आदि रोगों से ग्रसित रोगी की पहचान तथा उपचार में सहायक होता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू जो भी ल्यूकेमिया, जिसको कि हम ब्लड कैंसर कहते हैं, तो आदि रोगों से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं इनकी पहचान भी की जा सकती है तथा इनके उपचार में भी यह तकनीक जो है वो सहायता करती है।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट उपयोगिता क्या है इनकी, कि पृथ्वी पर किसी जीव की जो जाति है उसकी उत्पत्ति एवं अन्य जातियों के साथ उसके जो संबंध या रिलेशनशिप होते हैं उनकी जानकारी या इंफॉर्मेशन जो है वो भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से प्राप्त की जा सकती है। तो यह भी एक बहुत ही अच्छी तकनीक है, जो कि इसके कारण क्या होता है, कोई भी व्यक्ति यदि उनके आपस में रिलेशनशिप की जानकारी नहीं है तो इसके कारण आपस में उनके जो बीच रिलेशनशिप है या नहीं है उसकी जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। देखिए नेक्स्ट उपयोगिता क्या है इसकी, कि कभी कभी देखिए परिवार में पितृत्व की समस्या आ जाती है। ऐसे में क्या कहता है कि जो महिलाएं होती है वो क्या कहती हैं कि जो अमुक व्यक्ति है वो जो है तो उसके बच्चे का पिता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से उसके पिता की पहचान की जा सकती है। देखिए पितृत्व की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी देखिए कोई भी फीमेल है वो क्या कहती है कि यदि कोई बच्चा है तो कहती है कि ये बच्चे के पिता हैं, ठीक है। और यदि कोई फादर है, यदि वाकई में वो उस बच्चे का पिता है कि नहीं है, तो वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यदि आपस में उनका जो है मैच हो जाता है तो इससे इनका भी पता लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता कभी कभी पेपर में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पे एक और डिफरेंस है, जीनोटाइप एवं फिनोटाइप के मध्य अंतर देखना है, ठीक है। देखिए यदि जीनोटाइप की बात की जाए, बेसिकली इसको जीन प्ररूप भी बोलते हैं और फिनोटाइप को फिनो प्ररूप। देखिए जीनोटाइप की यदि हम बात करें तो यह जीन संगठन को व्यक्त करता है, किसी भी जीन का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है पूरा का पूरा जो संगठन होता है जीनों का उसको व्यक्त करता है। वहीं यदि हम फिनोटाइप की बात करें तो यह बेसिकली मार्फोलॉजिकली रिलेटेड होता है, यानी यह बेसिकली मार्फोलॉजिकली का मतलब होता है कि ये आकार, बाहरी आकार तथा रंग एवं रूप से व्यक्त होता है, ठीक है। तो इसका संबंध जो है वो आकार तथा रंग रूप से होता है। वहीं यदि हम बात करें जीनोटाइप की, देखिए इसमें दूसरा डिफरेंस क्या है कि जीनोटाइप जो होता है तो जीनोटाइप का लक्षण जो होता है वो एक समान होता है, यानी सभी के सभी लक्षण जो है एक समान होंगे यदि उसे किसी प्रकार के कारक प्रभावित न करें। यदि कोई बाहरी फैक्टर इसको प्रभावित नहीं करता है तो उनके सभी के सभी जो लक्षण होते हैं वो एक समान होते हैं। वहीं यदि हम फिनोटाइप की बात करें तो ये भले एक समान ना दिखें लेकिन इनका जीनिक संगठन जो है वो अलग अलग होता है। तो जीनिक संगठन इनका किसी प्रकार से समान नहीं होता है, ये सामने से आकार में देखने में भले ही दूसरे प्रकार के हों लेकिन इनका जो जीनिक संगठन होता है वो क्या होता है, संगठन हमेशा अलग अलग होता है। देखिए तीसरा डिफरेंस क्या है इनमें, कि इनका जो स्थापन होता है, ठीक है, इनका स्थापन होता है वो पूर्वज के गुणों के आधार पर किया जाता है। तो इनकी स्थापना हम समझ सकते हैं, जो इनका स्थापन होता है वो पूर्वज के गुणों यानी पुराने जो गुण हैं उनके पूर्वजों के उनके गुणों के आधार पर लिया जाता है। वहीं यदि हम फिनोटाइप लक्षण की बात करें तो इनका ऊपर जो रूप होता है ऊपरी रूप ही इनका क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, और इसमें किसी प्रकार का यहां पे नहीं होता। जो फिनोटाइप होता है वह केवल और केवल बाहरी रूप से ही इनका प्रतिनिधित्व होता है, अर्थात इनके बाहरी रूप से इनका जो है वो स्थापन जो है किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न हमने आपको कराए हैं उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार करके पेपर में जाइए और निश्चित रूप से यहां से कई सारे क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।